हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, अपनी इस भौतिक विज्ञान की अगली वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए गति। ठीक है, गति बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। यहाँ से एग्जाम में एक आध क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और आपको गति से संबंधित सारी की सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास है कि चित्रों के द्वारा आपको मैं सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दूं। गति के जितने प्रकार हैं उनको सबको क्लियर कर दूं, गति के नियमों को क्लियर कर दूं। तो चलिए देखिए। तो देखो दोस्तों, जो वस्तु होती हैं दुनिया के अंदर दो प्रकार से वो अपनी स्थिति को बनाए रखती हैं। देखिए, जैसे हमारे सामने ये पेड़ है और एक घर है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, जैसे समय के साथ ये हमेशा अपनी स्थिति पर बने रहते हैं। जैसे आप 1 घंटे बाद देखोगे तो ये पेड़ यहाँ पर रहेगा, 2 घंटे बाद देखोगे तो भी यहाँ पर रहेगा, 1 दिन बाद देखोगे तो भी यहाँ रहेगा, 4 दिन बाद देखोगे तो भी यहाँ पर ही रहेगा। यानी कि समय के अनुसार इसने अपनी स्थिति को नहीं बदला। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पेड़ जो है रेस्ट में है। ठीक है, इसी प्रकार ये मकान है, मकान भी क्या है, समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलता है। तो यानी कि हम इसको भी कह सकते हैं ये भी रेस्ट में है, यानी कि विराम में है। ठीक है, अब गति की अवस्था में क्या होता है, यदि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ बदल देती है तो उसको हम विराम की अवस्था में कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई वस्तु यहाँ पर थी और वो आधे घंटे के बाद यहाँ पहुँच गई, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो हम ये कह सकते हैं कि वो विराम में ना होकर गति की अवस्था में है। ठीक है, यानी कि समय के साथ जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आता है तो हम उसको गति की अवस्था में कहते हैं। जैसे देखिए, ये महोदय जो हैं गेंद को अपनी लात से मार रहे हैं, तो ये गेंद क्या हो जाएगी, गति की अवस्था में हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अभी मक्खी उड़ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मक्खी है ये भी गति की अवस्था में है। ये चिड़िया भी उड़ रही है तो हम इसको भी कह सकते हैं चिड़िया गति की अवस्था में है, क्योंकि समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। ठीक है, और हाँ, जैसे मान लो कोई चिड़िया इस पेड़ पे बैठी है, ठीक, 10 मिनट के बाद हमने देखा अभी वो यहाँ बैठी है, तो हम जो 10 मिनट का जो टाइम है ना, ठीक है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि चिड़िया विराम की अवस्था में रही है। ठीक है ना, ओके। और मान लो 10 मिनट के बाद चिड़िया उड़ जाती है तो ये गति की अवस्था में आ जाएगी फिर। ठीक है ना, यानी कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन आता है ना, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो मोशन में है, यानी कि गति में है वो। ठीक है ना, चलिए अब गति कई प्रकार की होती है दोस्तों। सरल रेखी गति, आवर्ती गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति, अनावर्ती गति। ठीक है, जब आप अपने स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल जाते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जो आपकी गति होती है ना, मोस्टली यही होती है ना, सरल रेखी गति ही होती है आपकी। ठीक है, क्योंकि जब हम जाते हैं ना तो इस तरह से जाते हैं ना, रेखा में तो जाते हैं इस तरह से जाते हैं, तो हम एक रेखा बन रही है, तो इस तरह की जो गति होती है ना उसे सरल रेखी गति ही कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो मैं सब इन गतियों को सरल रेखी गति हो गई, आवर्ती गति हो गई, घूर्णन गति हो गई, दोलन गति, आवर्ती, अनावर्ती गति, इनको मैं सबको आप चित्रों के द्वारा समझाऊंगा, तब आपको ज़्यादा से अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पर टाइम ना खर्च करके मैं सीधा आपको चित्रों पर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो एक कार है ना, यहाँ पर ये कार है, मैंने यहाँ कार दिखाई है। कार जो है पहले ओ पर थी, है ना, यहाँ से ओ पर थी, और से फिर ए पर आ गई, ए से फिर बी पर आ गई, बी से सी पर आ गई। तो यहाँ से जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा ना उसको, यहाँ से आते जाने में। ठीक है, तो यहाँ से आते जब जाने में टाइम लगा होगा, फिर यहाँ से जाने में यहाँ पर टाइम लगा होगा, यहाँ से जाने में यहाँ तक टाइम लगा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वस्तु है ना, ये गति की अवस्था में है। ठीक है, अब देखो ये वस्तु फिर यहाँ से वापस आ रही है ना, इस तरह से वापस आ रही है, यहाँ से सी से जा रही है बी पर, फिर ए पर जा रही है, तो हम अभी भी कह सकते हैं कि ये वस्तु गति की अवस्था में है। और कैसे चल रही है, ये सीधी रेखा में चल रही है ना, सीधी रेखा में जा रही है। तो हमारा तात्पर्य ये है कि ये गाड़ी जा रही है ना, एक सरल रेखा में जा रही है। ठीक है, तो उसकी गति को क्या कहेंगे, सरल रेखी गति कहेंगे। चलिए देखो, इसी तरह से जो ऑटो होता है दोस्तों, ऑटो की जो गति होती है ना, वो भी तो ऐसी चलता है सरल रेखा में, है ना, तो उसकी गति भी सरल रेखी गति ही होती है। अब ऐसा थोड़ी ना है दोस्तों कि हम ऑटो लिया और एक जगह ऐसे घुमाते रहे तो उसकी गति बदल जाएगी। हम सामान्यतः की बात कर रहे हैं, जो सामान्यतः जो गति होती है मोटरसाइकिल की, बस की, ट्रक की, वो कैसी होती है ना, सरल रेखी गति होती है। चलिए
यहाँ देखिए आप, ये जितने भी उदाहरण है ना दोस्तों, घूर्णन गति के उदाहरण है। घूर्णन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी वस्तु अपने ही स्थान पर चारों तरफ ऐसे घूमने लग जाती है, अपने ही स्थान पर ऐसे घूमती है इस तरह से, तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। अब देखिए जैसे ये बॉल है, बॉल इस तरह से नाच रही है ना, अपनी जगह नाच रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। अगर ये नाचती भी रहे, आगे भी रहे, तो दो गति इसके अंदर हो जाएंगी, ठीक है ना, ओके। तो ये जैसे ही व्यक्ति है, देखो ये आदमी है, इस तरह से, ये इस तरह से अब एक ही पैर पर घूम रहा है ना, एक ही जगह घूम रहा है, ठीक है। आपने शक्तिमान को देखा होगा, शक्तिमान भी क्या करता है, एक ही जगह घूमता है और आगे भी बढ़ता है, तो उसकी दो तरह की गति होती है। अगर एक ही जगह घूमता रहे ना, इस तरह से एक ही जगह घूमता रहे ऐसे, इस तरह से, ठीक है, तो उसकी रोटेशनल गति होती है, यानी कि घूर्णन गति होती है। अब जैसे लट्टू है, अब लट्टू जो है ऐसे घूमता है ना, अगर लट्टू एक ही जगह हिले ना, अपनी जगह से एक ही जगह पर ही ऐसे घूमता रहे, है ना, इस तरह से, तो इसकी गति को क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये झूला है, अब झूले जो है ना, झूला पूरा झूला, ये जो झूला पूरा चल रहा है ना इस तरह से, तो इसकी गति कैसी गति है, पूरी गति है, ये रोटेशनल मोशन है, यानी घूर्णन गति है, ठीक है। क्या है ये, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति के आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने जीवन में भी देखते हैं। जैसे हमारे घर में किवाड़ होती है दोस्तों, तो किवाड़ जो होती है, किवाड़ की गति भी कैसी होती है, घूर्णन गति होती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो इसके चारों ओर ऐसे घूम सकती है ना, ऐसे चारों तरफ घूम सकती है, वो घूमती तो नहीं है, घुमाते तो नहीं है हम, लेकिन उसकी गति भी घूर्णन गति की तरह ही होती है, ठीक है। जैसे टंकी होती है, टंकी पर जो ऊपर है ना, हम हाथ से घुमाते हैं ना उसको, यहाँ से ऐसे घुमाते हैं इस तरह से, तो वो भी जो हम ऊपर से घुमाते हैं ना, तो वो भी क्या है, घूर्णन गति है, ठीक है। अब नल होता है, नल को हाथ से चलाते हैं हम, तो नल की जो हत्था होता है उसकी गति भी क्या है, घूर्णन गति है, ठीक है। चलिए अब आता है वृत्तीय गति। तो देखो दोस्तों, वृत्तीय गति में घूर्णन गति में क्या अंतर है, देखो जैसे ये झूले के अंदर, ये झूले दिख रहे हैं आपको, मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये व्यक्ति जब इसके अंदर बैठा हुआ है, तो वो इस तरह ऐसे चल रहा है, इस तरह से ना, ऐसे जा रहा है, तो जो व्यक्ति बैठा है, व्यक्ति की जो गति है दोस्तों, वो वृत्तीय गति है, ठीक है। व्यक्ति की जो गति है वो वृत्तीय गति है, सर्कुलर मोशन है वो, लेकिन ये पूरा झूला जो है, पूरे झूले की गति जो है वो कैसी है, वो घूर्णन गति है, ठीक है ना, समझ गए इतनी बात को। किसी भी इसके अंदर देख लो कि जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ना, यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनकी गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे, क्योंकि वो जब घूमेंगे ना तो वृत्त बन जाएगा। जबकि यहाँ पर पूरा झूला जो घूमेगा, पूरे झूले की गति को हम क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे, यानी कि घूर्णन गति कहेंगे, समझे। चलो अब देखो, ये गेंद जो है, गेंद के अंदर मोस्टली दो तरह की गति होती हैं। मान लो गेंद अपनी जगह घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है, घूमती भी जा रही है, आगे भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसे स्थानांतरित गति और रोटेशनल मोशन दोनों इसके अंदर होंगे, ठीक है ना। घूर्णन गति और स्थानांतरित गति दोनों इसके अंदर होंगी, जबकि झूले के अंदर सिर्फ कैसी गति होगी, घूर्णन गति होगी सिर्फ, ओके। लट्टू के अंदर भी दो तरह की गति हो सकती है। जैसे मान लो लट्टू घूम भी रहा है और थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है, घूम भी रहा है, थोड़ा आगे बढ़ते जा रहा है, तो इसके अंदर कौन कौन सी गति हो गई, रोटेशनल मोशन और सरल रेखीय गति, दो तरह की गति इसके अंदर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, आवर्ती गति और वृत्तीय गति को मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक बच्चा है, बच्चा जो है रस्सी में ना, धागे में एक पत्थर बांध के घुमा रहा है, ठीक है, इस तरह से घुमा रहा है वो, थोड़ा सा देखिए। तो बच्चा जो है पत्थर बांध के ऐसे घुमा रहा है, तो बच्चा जो पत्थर को घुमा रहा है ना, तो पत्थर के द्वारा एक वृत्त बनेगा, ठीक है। तो उसका जो गति होगी ना, सर्कुलर मोशन होगी, यानी कि वृत्तीय गति होगी, ठीक है, ओके। चलिए अब देखो, दोलन गति किसे कहते हैं, जब भी कोई वस्तु, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है, देखिए, जब भी कोई वस्तु अपनी साम्य स्थिति के, इसकी साम्य स्थिति है, ये वाली जो है ना, इसकी साम्य स्थिति है, साम्य स्थिति के इधर जाए फिर वापस आए, 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 ठीक है, तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, उसकी गति को हम दोलन गति कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, दोलन गति, ठीक है। यानी कि वो अपनी साम्य स्थिति को ना बार बार आके जाएगी फिर आएगी, जाएगी फिर आएगी, यानी कि उसके दोनों ओर घूमती रहेगी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। तो इसकी गति को क्या कहेंगे, हम दोलन गति कहेंगे। अब देखो आवर्ती गति में क्या फर्क अंतर है। अब आवर्ती गति में ये अंतर है दोस्तों, जो आवर्ती गति होती है ना, वो भी क्या करती है,
इस तरह से घूमेगी, है ना, ऐसे घूमती रहेगी। ये वृत्ति गति भी है, आवर्ती गति, दोनों इसके अंदर हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, है ना, बार बार चलती रहेगी। यानी कि अपनी स्थिति को वो जैसे यहाँ पर थी, मान लीजिए यहाँ पर थी, तो अपनी स्थिति को वो बार बार प्राप्त करेगी। घूम के गई, एक बार आई, फिर पास करा इसको, फिर गई, फिर लौट के आई यहाँ पर, फिर गई, फिर लौट के आई। जबकि यहाँ पर क्या था दोस्तों, इधर गई, उधर गई, इधर गई, उधर गई, इधर गई, उधर गई, ठीक है। तो दोलन गति और आवर्ती गति को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी कि ये वाली भी कैसी गति है, ये वाली भी आवर्ती गति है, क्योंकि बार बार वापस आ रही है अपनी जगह पे ना, ठीक है। ओके, चलिए अब जैसे कोई लड़की झूला झूल रही है ना, तो झूला झूल रही है तो उस तरह की कंडीशन बनती है ना, ओके। तो उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। अब जैसे घड़ी में पेंडुलम होता है, घड़ी होती है, घड़ी के नीचे यहाँ पर पेंडुलम लगा होता है ना, ऐसे, ये पेंडुलम ही तो है जो हम दिखा रहे हैं, ये वाला पेंडुलम तो है। तो देखो वो भी ऐसी गति करता है ना, ऐसे जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, तो उसकी गति दोलन गति हो गई, ठीक है। हाँ, और घड़ी की जो सुई होती हैं, सुई क्या करती हैं, वो है ना पूरा चक्कर लगाती हैं, फिर वापस आती है, चक्कर लगाती हैं, फिर वापस आती हैं ना, ऐसे करती रहती हैं। तो उनकी गति कैसी है, उनकी गति आवर्ती गति है। तो यानी कि आवर्ती गति जो है पूरा चक्कर लगाएगी, क्रॉस करके जाएगी। और ये जो है ना दोलन गति, ये दोलन गति आवर्ती गति का ही एक विशेष रूप है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब देखिए, आपने बचपन में शक्तिमान बहुत देखा होगा। तो शक्तिमान जब घूमता है तो ना ये घूम के इस स्थिति में आ जाता है, आता कि नहीं आता। तो इसकी जो गति होती है कैसी होती है बताइए, तो इसकी गति घूर्णन गति होती है दोस्तों। अब ये कभी आपने देखा होगा, शक्तिमान जब घूमता है तो एक जगह तो रहता नहीं है, वो यहाँ पर घूमता भी रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, घूमता भी रहेगा, आगे भी बढ़ता रहेगा, देखा है ना। तो इसके अंदर दो तरह की गतियाँ होती हैं, एक कौन सी, सरल रेखी गति, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहा है ये सरल रेखी गति, और ऊपर से घूम भी रहा है, तो इसके अंदर कौन सी गति हो गई, आघूर्ण गति भी होगी इसके अंदर, ठीक है। तो दो तरह की गतियाँ इसके अंदर है। तो एक वस्तु के अंदर कई तरह की गतियाँ हो सकती हैं, जरूरी नहीं है उसके अंदर एक ही प्रकार की गति हो, ठीक है। चलिए, तो आपने अभी तक वो चित्रों के द्वारा देखा है कि गति हमारी किस तरह की गतियाँ होती हैं, चित्रों के द्वारा आपने वो समझ लिया है। अब देखिए हम आते हैं इसके थ्योरिकल पोर्शन पर। यदि है ना, तो गति आता है, गति में वस्तु दो तरह से हो सकती है, या तो विराम में हो सकती है या गति में हो सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया था, विराम में कब रहेगी वस्तु, जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ना आए, और गति में कब रहेगी, जब वो समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती रहे, तो हम उसको गति की अवस्था में कहेंगे, ठीक है। चलिए दूरी देखो, अब जब वस्तु चलेगी तो दूरी भी तय करेगी, है ना। एक होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। तो दोस्तों कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। चलिए आज आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दूरी की परिभाषा क्या है दोस्तों, किसी भी वस्तु के द्वारा चले तय किए गए पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लो यहाँ से कोई वस्तु चल के यहाँ तक गई, ठीक, वो यहाँ से गई, 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 यहाँ गई, ठीक है। तो इसने जो पथ तय करा है ना, ये वाला जो पथ तय करा है, इसकी कुल लंबाई जितनी होगी वही इसकी दूरी है, ठीक। और विस्थापन क्या है, विस्थापन का मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की जो बिल्कुल ये लंबत दूरी है, कम से कम दूरी जो है उसे विस्थापन कहते हैं। यानी कि यहाँ से वो कितनी विस्थापित हो चुकी है वस्तु, ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं। तो वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को, जितनी भी लंबाई हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम दूरी कहेंगे। और विस्थापन यानी कि प्रारंभिक की स्थिति, वस्तु की जो शुरू की स्थिति है ना, प्रारंभिक स्थिति वो, और वस्तु की अंतिम स्थिति, ठीक है। अंतिम मतलब लास्ट टाइम में जहाँ पर वस्तु है वो, उसके बीच की जो मिनिमम दूरी है ये, इसे हम विस्थापन कहेंगे, ठीक है। तो दूरी जो है धनात्मक, ऋणात्मक, दूरी जो है सदैव धनात्मक होती है दोस्तों, ठीक है। कैसी होती है, धनात्मक। और जो विस्थापन होता है, विस्थापन जो होता है सदैव धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस वाली बात को आप कैसे समझेंगे, देखो अभी आप देखिए, मैं चित्र बनाता हूँ एक। हाँ, और एक बात और देख लीजिए, ये जो दूरी है वो एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब यह है कि दूरी पर दिशा का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि दूरी से दिशा का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। और विस्थापन पर दिशा का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि दूरी कैसी हो गई, अदिश राशि हो गई, और विस्थापन एक सदिश राशि हो गई, क्योंकि विस्थापन पर, ठीक है दोस्तों, दिशा का
फर्क पड़ता ही पड़ता है। इस वाली बात को आप कैसे सिद्ध करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस चित्र के द्वारा। देखिए मैंने ये दिशाएं ले ली हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको विस्थापन पर और दूरी पर दिशा का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब देखिए जैसे मान लो कि व्यक्ति यहाँ से मूल बिंदु से चलना शुरू करता है, वो 5 किलोमीटर ए स्थान पे पहुँच जाता है, ठीक है, 5 किलोमीटर ए स्थान पे वो पहुँच जाता है। अब वो क्या करता है, उत्तर की ओर चलता है और 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर बी स्थान पे पहुँच जाता है। बी स्थान है मान लीजिए, ठीक है, ये ठीक है। तो 5 किलोमीटर यहाँ से चला, वो 5 किलोमीटर इस स्थान पे पहुँच गया। अब ऐसे क्या करा, वो उत्तर की ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर बी स्थान पे पहुँच गया, ठीक है। अब उसके पास दो तरीके हैं कहाँ कहाँ जा सकता है, या तो वो इधर जा सकता है। अब मान लीजिए वो मैंने दिशा इसकी चेंज कर दी है, दिशा ये गया है किधर को, पश्चिम की ओर को, पश्चिम की ओर को वो गया 5 किलोमीटर। कितना गया है, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो बताइए, अब बताइए इसमें आप इसका जो दूरी है कितनी दूरी हो गई, तो दूरी इसकी कितनी हो गई, देखो 5 यहाँ से चला, यहाँ 5 ये चला है, 5 6 11 है ना, और 5 16 किलोमीटर ये यहाँ तक पहुँच गया सी स्थान तक, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 16, कितनी हो गई, 16 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो इसका विस्थापन कितना हुआ, यहाँ पे जो ये स्थान था ना यहाँ पर, और यहाँ से लेके दूरी मान लीजिए आप, ये सामने दिख रही है ना आपके, ये इतनी दूरी होगी, तो ये 6 किलोमीटर, तो विस्थापन इसका 6 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब देखो यदि ये व्यक्ति इधर को न जाकर 5 किलोमीटर पूरब की ओर जाता, इधर को जाता 5 किलोमीटर, ठीक, बात समझ में आई। अभी ये व्यक्ति उत्तर की ओर इधर को ना जाकर यदि इधर को जाता, इधर जाता, तब बताइए इसका जो दूरी है कितनी दूरी आएगी, है ना, 5 किलोमीटर चला यहाँ पर भी है, तो बताइए 5 ये है, 6 ये है, अभी 16 किलोमीटर इसकी दूरी आ रही है ना यहाँ तक, ओके। अब इसका विस्थापन देखते हैं हम, विस्थापन कितना आ रहा है। तो विस्थापन देखो यहाँ से लेके ये दूरी जो होगी यहाँ तक की विस्थापन होगा पूरा। मैं अपना पेन का रंग चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का की जो है ना अंतिम स्थिति ये तो है इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे विस्थापन कहेंगे। तो अब बताइए कि विस्थापन अभी 6 ही आ रहा है क्या, ज़्यादा आएगा, अब ओबियसली ज़्यादा आएगा। तो देखा जो विस्थापन है उस पर दिशा का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, जबकि दूरी अभी भी कितनी आ रही है, दूरी अभी भी 16 ही किलोमीटर आ रही है ना। देखो 5 ये, 6 ये और ये 5 ये, तो 5 10 16 आगे सीधी। जबकि विस्थापन यदि वस्तु यहाँ को जाती, दिशा इधर को होती इसकी, तो 6 किलोमीटर आ रही थी। दिशा इधर को न होकर इधर हो गई तो कितनी आ गई, ये निकाल लेंगे, है ना, इतनी जितनी भी आएगी फिलहाल ज़्यादा आएगी ये। तो दिशा का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा विस्थापन पर, बिल्कुल पड़ा, ठीक है। तो दूरी एक अदिश राशि हो गई, विस्थापन एक सदिश राशि हो गई, ओके। चलिए अब जहाँ जहाँ विस्थापन आएगा वो सारी सारी अधिकतर राशियाँ कैसी हो जाएंगी, सदिश राशि हो जाएंगी। चलिए अब चाल पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसको उसकी चाल कहते हैं, और एक अदिश राशि है, ठीक है। यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है, ये सूत्र होता है इसका दोस्तों। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आप देख लीजिएगा, चाल का भी ये सूत्र है, वेग का भी ये सूत्र है। केवल यहाँ पर वेग में क्या होगा, दूरी की जगह विस्थापन आ जाएगा, ठीक है। तो जब विस्थापन सदिश राशि होती है तो वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगी, ओके, समझ गया नहीं। और चाल कैसी हो जाएगी, अदिश राशि, क्योंकि इसमें दूरी आती है, समझे। चलो अब दोस्तों औसत चाल पूछता है कभी कभी हमसे वो, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं अपना रंग चेंज करता हूँ पेन का। मान लीजिए व्यक्ति ए स्थान से पहले जाता है बी स्थान पर, और ये कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है मान लीजिए, ठीक है। और बी स्थान से जाता है सी है ना, सी स्थान पर, और ये भी कितनी दूरी पर, 10 किलोमीटर दूरी पे है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 10 किलोमीटर है, ठीक है। ये 10 किलोमीटर और ये भी 10 किलोमीटर, ठीक है। तो जब इस तरह की समान दूरी तय करता है वो, और भिन्न अलग अलग चालों से तय करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ की चाल इसकी V1 थी और यहाँ की चाल V2 थी, ठीक है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे तेज गया या हल्का गया, यहाँ पर किसी और चाल से गया, ठीक।
समझ गए ना। यानी कि वो समान दूरी जब तय करता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी उसने, चाल कुछ और थी, फिर यहाँ से तक की दूरी तक तय करी, चाल कुछ और थी, तो इसकी जो औसत चाल है वो कैसे निकालेंगे हम। तो समझ में आई आपको बात। यदि समान दूरी की बात चले, समान दूरी, ठीक है, चाल अलग अलग हैं उसकी, समान दूरी की बात चले, जैसे यहाँ से यहाँ तक गया वो, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो दूरी कितनी है, समान है, 10 किलोमीटर यहाँ तक की है और 10 किलोमीटर यहाँ तक की है, लेकिन चाल अलग अलग थी इसकी, यहाँ पर B1 थी, यहाँ पे B2 थी। ठीक, तो इसका सूत्र क्या जाएगा, समान दूरी की बात चलेगी तो ये वाला सूत्र आ जाएगा ना, उससे चाल ही निकल जाएगी। और यदि उसका समय समान हो, बोलते समय समान लेता है, अब दूरी कितनी चली पता नहीं है, 10 मिनट यहाँ तक लिए, 10 मिनट यहाँ तक लिए उसने चलने में, और चाल B1 चला पहला, फिर B2 चाल चला। ठीक, तो उसकी औसत चाल ये आ जाएगी। ठीक, तो समझ गए ना आप, जब समान दूरी की बात चलेगी तो ये वाला सूत्र आएगा, और जब समान समय की बात चलेगी तो ये वाला सूत्र आएगा औसत चाल निकालने में। ठीक है, समझे। PCS में 2024 में ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये वाला समझ गए। चलिए, तो देखो दोस्तों, त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण। तो दोस्तों त्वरण का मतलब क्या होता है, जब भी किसी वस्तु की चाल बढ़ती है, ठीक है, या कम होती है, तो उसके अंदर त्वरण होता है। ठीक है ना, जब भी किसी वस्तु की चाल या वेग बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, तो उसको हम त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब भी वस्तु की चाल एक समान रहेगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से वस्तु यहाँ तक गई, ठीक, A से गई B पर और B से गई C पर, इसकी यहाँ से A से B तक की चाल जो थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और B से C तक की चाल कितनी थी, 5 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर बिल्कुल भी त्वरण नहीं काम करेगा दोस्तों। ठीक है, जब चाल समान रहती है या वेग समान रहता है तो वहाँ पर त्वरण बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है। कब काम करेगा, जब चाल बढ़े या कम हो। जैसे मान लो यहाँ 5 थी, यहाँ 15 हो गई, है ना, अब फिर 25 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो गई। इस तरह से अगर चाल बढ़ती चली जाए तो वस्तु में त्वरण होता है, और चाल घटती चली जाए, जैसे मान लो किसी ने ब्रेक लगा दिया तो चाल घटती चली जाएगी। जैसे 50 थी, 50 से 40 हो गई, 35 हो गई, 30 हो गई, 20 हो गई, 15 हो गई, फिर 0 हो गई। तो इस तरह से जब वस्तु की चाल बढ़ती है या कम होती है तो त्वरण होता है। ठीक है दोस्तों, देखो, अब जब वस्तु की चाल बढ़ती है तो उसे हम धनात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है ना, जब वस्तु की चाल बढ़ती चली जाए तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं, और जब वस्तु की चाल घटती चली जाए तो इसे हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। इसे हम मंदन भी कहते हैं, यानी कि चाल मद्दी होती चली जा रही है ना, मंद होती चली जा रही है। ठीक है, तो जब वस्तु की गति में परिवर्तन होगा, या तो इसका वेग बढ़े या कम हो, तभी इसके अंदर त्वरण होता है। अदरवाइज एक समान गति से वो चलती रहे तो उसमें त्वरण बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, समझ गए ना आप। चलिए, तो एक समान त्वरण भी होता है ना, और असमान त्वरण भी होता है। जैसे अगर मान ली, जैसे वस्तु की चाल जो है पहले 2 थी, फिर 4 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 10 हो गई, तो इस तरह पे यहाँ पर जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, एक समान त्वरण होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चाल बढ़ रही है। अब मान लो कभी वस्तु की चाल पहले 2 थी, 2 से 4 हुई, 4 से कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक, 8 से कितनी हो गई, 20 हो गई। तो यहाँ पे असमान रूप से बढ़ रही है, यहाँ पे समान रूप से बढ़ रही थी, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। ठीक, तो यहाँ पे समान त्वरण होगा। असमान कब होगा, पहले 2 से 4 हुई, 4 से 8 हो गई, 8 से फिर 20 हुई, 20 से मान लो वो 30 हो जाए। ठीक, तो वहाँ पर चाल बढ़ तो रही है लेकिन असमान रूप से बढ़ रही है, तो वहाँ पर त्वरण भी कैसा होगा, असमान होगा। ठीक है, तो देखो त्वरण वेग पे डिपेंड करता है। जब वेग सदिश राशि है तो हमारा त्वरण भी सदिश राशि होगा। चलिए, अब आते हैं गति की समीकरण। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट गति की समीकरण हैं ये। एक समान गति के लिए गैलीलियो के समीकरण। तो गति की समीकरणों को किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था दोस्तों। ये ध्यान रख लेना, जो गति की समीकरण हैं उनको गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। तो गैलीलियो ने मोस्टली गति की 3 समीकरणें दी थी। ठीक है, देखो, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, त्वरण a है, दूरी s है और समय t है, तो उसकी जो गति की पहली समीकरण होगी वो ये होगी, u बराबर u प्लस at। ये गति की पहली समीकरण है दोस्तों। ठीक,
मंदन के समय हम एक को माइनस का लगा देंगे, यहाँ पे एक ही जगह ना माइनस का चिन्ह आ जाएगा जब मंदन होगा। तो ये गति की बढ़ने की समय है ना, जब गति बढ़ती है उस टाइम की समीकरण है ये, गति की दूसरी समीकरण। ठीक है, वैसे दूसरी वाली होती है ना s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT², ये गति की दूसरी समीकरण कहते हैं इसको। और गति की तीसरी समीकरण ये वाली होती है b² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, और ये तीन समीकरण हमारी गति की हैं, ये स्पेशल समीकरण हैं गति की, है ना। ये विशेष सेकंड में गति के द्वारा वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने की समीकरण है ये वाली। अब जैसे मान लो कोई वस्तु गति कर रही है तो वो 10 सेकंड में कितनी दूर जाएगी, तो आप इन तीनों में से ये वाला चाहे लगा सकते हैं। अगर वो पूछे आपके 10वें सेकंड में कितनी दूर जाएगी, 10वें मतलब जैसे 9 सेकंड तक चली वो, तो 10वां सेकंड जब आएगा तो 10वें सेकंड में यानी कि 1 सेकंड में कितनी दूर जा रही है, वो 10वां सेकंड जो 1 सेकंड है ना उसमें कितनी दूर जा रही है, तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है ना। चलो, वृत्तीय गति को मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। वृत्तीय गति है ना, जब यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये पी पे कोई वस्तु है और ये इस तरह गति कर रही है ना, वस्तु की गति जो है वृत्तीय गति है। ठीक है, तो ये दो तरह की होती है, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति, है ना। एक समान मतलब वही समान समय में समान दूरी तय करे तो एक समान हो जाएगी। असमान मतलब जब समान समय में असमान दूरी तय करे तो उसे हम असमान गति कहेंगे, वृत्तीय गति। ठीक है, चलिए, वृत्तीय गति बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम मोड़ पे जाते हैं ना दोस्तों, जब हम सड़क पे जा रहे होते हैं और मोड़ जो पड़ता है, मान लो इधर को मुड़ना है हमें, तो हमारी गति जो होती है ना कुछ टाइम के लिए वृत्तीय गति हो जाती है। ठीक है, सही है ना। अब मोटरसाइकिल, मौत की कुएं में देखा होगा आपने, मोटरसाइकिल चलती है ना इस तरह से, तो उसकी गति भी कैसी होती है, वृत्तीय गति होती है। ठीक है, चलिए अब देखो कोणीय वेग दोस्तों ना, कोणीय वेग में क्या होता है, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय। ठीक है दोस्तों, कोण बटे समय, सही है। वो रेखीय वेग था, ये कोणीय वेग है, तो रेखीय वेग में क्या आएगा, यहाँ विस्थापन आ जाएगा, और कोणीय वेग में यहाँ कोण आ जाएगा, बात वही है। ठीक है, अब कोण का मात्रा क्या होता है, रेडियन होता है, इसका मात्रा सेकंड होता है, तो इसका जो कोणीय वेग का मात्रा क्या आ जाएगा, रेडियन अपॉन समय। ठीक है, रेडियन अपॉन समय, रेडियन अपॉन सेकंड यानी कि, ठीक, इसका मात्रा आ जाएगा। और जो इसका सूत्र होता है 2πn, ठीक, ओमेगा बराबर 2π अपॉन टी होता है ना, तो टी की जगह लगा देंगे तो एन आ जाएगा। सही है, चलिए तो देखिए दोस्तों, कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद कर लेना इसको। रेखीय वेग बराबर होता है कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोनों में। ये क्या है, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है। ठीक है, बात समझ में आ गई, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। चलिए, अब एक गति प्रक्षेप्य गति होती है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। आपने देखा होगा, ये देखो यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, गेंद को ऐसे फेंक रहा है ना यहाँ पर, तो इसकी जो बॉल है ना वो ऐसे पथ पे जा रही है ना, तो इस तरह की जो गति होती है, बॉल की गति जो है ना, ये प्रक्षेप्य गति है। ठीक है, क्या है ये, प्रक्षेप्य गति है। देखो आपको और दिखाता हूँ अभी, देखिए, अच्छा मैं चित्र लगाना भूल गया। देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति है ना, यहाँ पर ये व्यक्ति है, ये इस पर लात मार रहा है और गेंद ऐसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, तो ये गति जो है प्रक्षेप्य गति है। ठीक है, चलिए, तो प्रक्षेप्य गति आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्या है, जब भी हम गेंद को कोई खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी ये फेंकता है तो उसकी गति जो होती है प्रक्षेप्य गति होती है। ठीक है, ओके। और जो प्रक्षेप्य गति का है ना जो पथ होता है वो परवलयकार होता है दोस्तों। दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक फेंका है हमने, यहाँ से यहाँ तक ये फेंका है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये परवलय बन गई एक तरह से, तो इसका जो पथ होता है वो परवलय के आकार का होता है। ठीक है, तो पूछेगा आपसे कि प्रक्षेप गति में जो प्रक्षेप्य होता है, इसे फेंक रहे हैं ना, इसे गेंद को प्रक्षेप्य कहते हैं, और गति इसकी प्रक्षेप गति है। ठीक, ये प्रक्षेप्य है और इसकी गति प्रक्षेप्य गति है। ठीक, तो जो प्रक्षेप्य का पथ होता है वो कैसा होता है, परवलय होता है, परवलय के आकार का होता है। ठीक है, कभी कभी पेपर पूछा जाता है प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या आता है इसमें, वो 3 टर्म आते हैं। उर्लियन काल, तो उर्लियन काल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जितने समय तक ये हवा में रहता है ना, जितनी देर तक उड़ता रहता है उसे उर्लियन काल कहते हैं। काल मतलब समय, उड़ने मतलब समय। जितने समय तक प्रक्षेप्य हवा में रहता है, मान लो यहाँ से फेंका और यहाँ तक पहुँचने में उसको 10 सेकंड लगे,
तो 10 सेकंड उसका उड्डयन काल हो गया। ठीक है। अब प्रक्षेपक की महत्तम ऊंचाई, अभी देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है ना, सबसे मैक्सिमम ऊंचाई ये है ना, ये उसके बाद तो यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, तो ये प्रक्षेपक की ऊंचाई बोलते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम ऊंचाई होती है प्रक्षेपक की वो ये है ना, तो प्रक्षेपक ऊंचाई बोलते हैं इसको। ठीक है। जैसे हम कोई क्रिकेटर है, वो गेंद पे छक्का मारता है, तो जब छक्का मारता है तो उसकी गेंद ऐसे जाती है इस तरह से, उसका पथ कैसा हो गया, उसकी गति प्रक्षेपक गति हो गई, पथ परवलयकार हो गया। तो उसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई होती है वो ये होती है ना, तो इसे बोलते हैं प्रक्षेपक की मैक्सिमम ऊंचाई। चलिए अब देखो परास। परास का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए, तो परास का मतलब ये होता है जैसे यहाँ से लेके वस्तु यहाँ पर गई है, ठीक है, यहाँ तक गई है, तो ये वस्तु कितनी क्षैतिज दूरी तय करती है, ये इसका यहाँ से परास है इसका ये। ठीक है। कितनी मैक्सिमम दूरी पर यहाँ जा रही है, ये इसका परास कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अब परास को ना पूछता है दोस्तों कि मैक्सिमम परास किस कोण पर आता है, क्योंकि जब ये मारते हैं तो देखो यहाँ कोण बन रहे हैं ना दोस्तों, 15 डिग्री पे मारा तो यहाँ तक गया। ठीक है। 15 डिग्री पे मारा तो यहाँ तक गया, 30 पे मारा तो यहाँ तक गया, 45 पे मारा तो बाहर निकल गया, इतनी दूर गया, 60 पे मारा तो यहाँ तक आया, 75 पे मारा तो यहाँ तक आया। ठीक। 90 पे मारेगा तो ऊपर को जाएगा और यहीं पे गिर जाएगा इसके ऊपर ही जाके। ठीक है ना। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस परास पर प्रक्षेपक अधिकतम दूरी पर जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लंबी कूद कूदते हैं, खिलाड़ी होता है लंबी कूद कूदता है, तो उसको कितने कोण पे कूदना चाहिए कि सबसे बहुत दूरी पर जाए, तो कितने पे कूदना चाहिए इसको, 45 डिग्री के कोण पे कूदना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और जैसे हम छक्का मारते हैं, क्रिकेटर को छक्का मारता है बॉल पर, तो उसको कितने कोण पे बॉल को मारना चाहिए कि बॉल बहुत दूर जाए, तो उसको 45 डिग्री के कोण पे मारना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब आते हैं न्यूटन की गति के नियम। तो देखो दोस्तों, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए और नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सही है। ठीक है दोस्तों, तो देखियो जो न्यूटन है ना, न्यूटन ने अपनी एक पुस्तक थी उनकी प्रिंसिया पुस्तक में इन नियमों को क्या करा, प्रतिपादित किया, और गति के इन्होंने 3 नियम इस पुस्तक में बताए हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी वस्तु गति कैसे करती है तो कितने तरह से उस पर नियम लागू होंगे, किस किस तरह से गति वस्तु करती है। ठीक है। तो देखो गति का पहला नियम। ठीक है दोस्तों, तो गति का नियम जो पहला नियम है, गति का पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम में ही रहेगी, और यदि वो गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी। बस शर्त ये कि है उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, यानी कि रुकी हुई है, तो वो रुकी हुई रहेगी, और यदि चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया। समझ गए नहीं समझे। तो यानी कि जो वस्तु होती है ना, अपनी प्रारंभिक अवस्था का विरोध करती है, वो जो है प्रारंभिक अवस्था का विरोध करती है, यानी कि जो अवस्था उसकी है ना वो उसी में रहना चाहती है। ठीक है। अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वो गतिमान अवस्था में तो गतिमान रहना चाहती है, और रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहना चाहती है। ठीक है, समझ बात आ गई। तो वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में जो परिवर्तन करने का विरोध होता है उसे हम जड़त्व भी कहते हैं। यानी कि वस्तु ये रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, तो इसे हम विराम का जड़त्व कहेंगे। क्या कहेंगे? विराम का जड़त्व। यदि कोई गाड़ी चल रही है, चलती रहना चाहती है, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम गति का जड़त्व कहेंगे। ठीक है। जड़त्व मतलब जकड़ी हुई वस्तु है, वो रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, चल रही है तो चलते रहना चाहती है। ठीक। तो जड़त्व के नियम को किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। तो इसने न्यूटन ने अपनी किताब में इनको डाल दिया है ऐसे ही जड़त्व के नियम को। सही है। चलिए, जो पहला नियम है इससे हमें क्या मिलता है? परिभाषा मिलती है बल की। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। उदाहरण इसके देखिए, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे है ना, ये गाड़ी है, मान लीजिए ये मोटरसाइकिल है, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है, यहाँ पर है ना,
ये व्यक्ति बैठा है, एक यहाँ बैठा है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, अचानक से इसको चला देता है, तो पीछे वाले व्यक्ति ऐसे पीछे को हो जाता नहीं हो जाता है ये वाला। जब गाड़ी चलती है तो ये वाला व्यक्ति पीछे को हो जाता है। ठीक, इसका कारण क्या होता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये वाला व्यक्ति ये विराम में ही रहना चाहता है। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार ये विराम में ही रहना चाहता है, जबकि जो गाड़ी जो है गति की अवस्था में आ चुकी है। ठीक है, तो ये विराम में ही रहना चाहता है, इसलिए पीछे को हमें ऐसा लगता है पीछे रुक गया ना, पीछे धक्का लगता है हमें हल्का सा। ऐसे ही चलती गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगा दो तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, आगे को हो जाएगा। उसका कारण क्या है, जब गाड़ी चल रही है तो ये दोनों के व्यक्ति चल रहे हैं, आगे वाला पीछे वाला भी। जब ब्रेक लगेगा तो गाड़ी के साथ में तो ये ब्रेक पकड़ा हुआ होता है, तो ये तो विराम में आ जाएगा, जबकि पीछे वाला व्यक्ति चलते रहना चाहेगा। जब चलते रहना चाहेगा तो ये थोड़ा सा आगे झुक जाएगा। ठीक है, चलो देखिए अगला, गोली मारने से कांच में छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने से शीशा टूट जाता है। ठीक है ना। चलो, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को ज़मीन पर मारते हैं। वही है ना जो हथौड़ा होता है। मिनट रुकिए, अब देखो जैसे ही हथौड़ा है, हथौड़े को हम जैसे ज़मीन पे मारते हैं तो ये हथौड़ा और ये डंडा दोनों गतिमान अवस्था में होते हैं। जैसे ही ये टिक जाता है ज़मीन पर तो ये तो रुक जाता है, लेकिन हथौड़ा अभी भी चलते रहता है, क्योंकि न्यूटन की गति के नियम के अनुसार क्या है, कोई भी चीज़ चल रही है तो चलती ही रहेगी। तो ये चलता रहना चाहता है और ये थोड़ी दूर जाके फिर कस जाता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे ज़मीन पे मारते हैं देखे तो ये हथौड़ा जो है हत्थे में कस जाता है। ठीक है, न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार। इसी तरह से ना ये है, देखो कंबल को जब हाथ से झटकते हैं तो क्या होता है, सारे कण धुल के छूट जाते हैं उससे। उसका कारण क्या है, जब कंबल को झटकते हैं ना हम तो कण तो अपनी जगह रह जाते हैं और कंबल दूर चला जाता है, तो इस तरह से वो कंबल से धूल के कण अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देखो, जैसे ये हमारे पास क्या है दोस्तों, जैसे ये पानी है, गिलास है, और गिलास के ऊपर एक क्या रखा है, गिलास के ऊपर एक है ना गत्ता रखा है, गत्ते के ऊपर सिक्का रख दिया है। यदि हम गत्ते को अचानक से खींचेंगे, इस तरह से खींच देंगे, इधर को धक्का दे देंगे तो क्या होगा कि ये सिक्का जो है ना नीचे गिर जाएगा इसके अंदर। इसका कारण क्या हुआ, जैसे हमने खींचा तो ये गत्ता तो गतिमान हो गया, लेकिन वो विराम के जड़त्व के कारण सिक्का वहीं पर रहा। अब जब वहीं पर रहा तो नीचे कुछ बचा नहीं है, तो नीचे गिर गया उस तरह से। नहीं तो आगे जाना चाहिए था ना, ऐसे सोचते इधर को जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, क्योंकि वो न्यूटन के गति के जड़त्व के कारण ठीक है अपनी जगह पे बना रहना चाहता है। चलिए इसी तरह है ना, मैंने बता दिया है आपको ये वाला पानी वाला। ठीक है, अब पेड़ की टहनियों पर हिलाने से फल टूट के गिर जाते हैं। अब वही है, देखो ये मान लो ये फल है और टहनी है, ये ना ऐसे लगा हुआ है, तो जब आप इसको हिलाएंगे, ऐसे हिलाएंगे यहाँ से, तो फल तो अपनी जगह रहा और टहनी टूट के मान लो यहाँ पर टहनी जो है ना हिल के यहाँ पर आ गई है ना, यहाँ पर आ गई टहनी। तो जब ये अपनी जगह से हिल जाएगी टहनी, फल तो वहीं पर रहा, तो ये फल नीचे गिर जाएगा। फिर समझे, समझे नहीं समझे, चलो समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा नियम, देखिए दूसरा नियम क्या कहता है दोस्तों, दूसरा नियम ये कहता है वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि जो बल होता है ना, बल संवेग P अपॉन T। ठीक है, सही है, ये होता है बल की परिभाषा हो गई है। अब बल का सूत्र भी इससे मिल गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर है ना, यानी कि जब नीचे टाइम लगा देते हैं ना, ऊपर संवेग है नीचे टाइम लगा हुआ है, तो दर बोलते हैं, इसे बोलते हैं संवेग परिवर्तन की दर, इस पूरे को। ठीक, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल की बराबर होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, चलिए तो ये सूत्र याद रखिएगा, F बराबर P अपॉन T। अब दूसरा सूत्र ये होता है हमारे पास, दूसरा सूत्र ये होता है किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण की गुणा कर दी जाए तो हमें बल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो F बराबर m है, ये सूत्र भी याद कर लीजिएगा, बल के दो सूत्र हैं, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब गति का जो दूसरा नियम है ना, हमें सूत्र प्राप्त हो रहा है ना ये, तो इससे हमें व्यंजन प्राप्त होता है, व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, इसे व्यंजक बोलते हैं सूत्र को, तो दूसरे नियम से हमें व्यंजक प्राप्त होता है। चलिए अब दूसरे नियम में दोस्तों क्या है, समय आ रहा है ना, उसमें समय आ रहा था, सही है। तो इसमें हम कोई भी काम करेंगे ना
तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे तो वो काम अच्छी तरह से हो जाएगा। जैसे मान लो हम किसी गद्दे पे कूदते हैं, क्या करते हैं, किसी ऊपर से गद्दे पे कूदे तो हमें क्या लगेगी, कम चोट लगेगी। यदि फर्श पे कूदेंगे तो ज़्यादा चोट लगेगी। इसका कारण क्या है, जब हम गद्दे पे कूदते हैं तो हमें विराम में आने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि गद्दा दबता है, यहाँ तक दबेगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। इसके कारण हमें बल का कम, है ना, एहसास होगा। ठीक है ना। अब देखो जैसे फर्श पे कूदेंगे तो सीधे फर्श पे यहाँ कूद जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा इसकी तुलना में थोड़ा क्या लग रहा है, कम टाइम लग रहा है। तो यानी कि हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे ना, समझे, तो हमें थोड़ा सा क्या होगा, बल का कम अनुभव होगा। जैसे देखिए व्यक्ति है ना, ये क्या कर रहा है, खिलाड़ी है, कोई गेंद पकड़ रहा है। अगर ये व्यक्ति इस गेंद को यहीं पर पकड़ लेता तो कुछ टाइम लगता है इसको पकड़ने में। अब देखो, अब ये व्यक्ति क्या करता है, अपने हाथ को गेंद के साथ साथ नीचे ले जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहा है पकड़ने में इसको। ठीक है, यानी कि विराम में लाने के लिए ज़्यादा टाइम लगा रहा है इसको, तो इसको क्या होगा, बल का कम अनुभव होगा, इसके हाथ पे चोट कम लगेगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दूसरे नियम से हमें संवेग प्राप्त होता है और आवेग प्राप्त होता है। संवेग किसे कहते हैं, देखिए संवेग, ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक, ओके, एक सदिश राशि है ये, क्योंकि वेग आ रहा है तो सदिश राशि हो गई। ठीक है, अब देखो आवेग, देखो आवेग किसे कहते हैं, बल और समय अंतराल। ठीक है, मान लो कोई बल किसी वस्तु पे लगा कितने टी समय के लिए, तो इनके गुणनफल को क्या कहेंगे, हम आवेग कहेंगे। ठीक है, तो ये एक अदिश राशि होती है आवेग। ठीक है, ये वाली। चलिए इसको उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या क्या है इसके। समान वेग से आती हुई क्रिकेट की गेंद टेनिस गेंद में से, है ना, कैच करना आसान होता है, तो वही कारण है ना। दूसरा नियम, तेज गति से आती हुई गेंद को ना कैच समय लेता है। दूसरा नियम, गद्दे पे कूदते हैं तो क्या होता है, चोट कम लगती है, जबकि फर्श पे कूदने ज़्यादा लगती है। वही समय की बात चल रही है ना। स्प्रिंग लगे होते हैं गाड़ियों में, सोकर लगे होते हैं, सोकर, तो हमें कम झटके लगते हैं, वही कारण है इसमें भी। ठीक है, कराटे खिलाड़ी द्वारा क्या होता है, ईंट को तोड़ देना, पत्थर को तोड़ देना, वह भी यही है। ठीक, ऊंची कूद, लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं, भुरभुरा, वही ये कारण है। सही है। कील को गाड़ने के लिए क्या होता है, हम भारी हथौड़े का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें भी यही नियम लागू होता है। चलिए तृतीय नियम, तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। इस नियम में क्या होता है, न्यूटन ने ये बताया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक, देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति है, सही है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस पर कुछ बल लगा रहा है। ठीक, इसने बल लगाया इस पर, तो इसे क्रिया बोलेंगे। अब इस वस्तु ने भी तो व्यक्ति पे बल लगाया, इधर की साइड में को, पीछे को, ऐसे इधर को, तो ये प्रतिक्रिया बल हो गया। ठीक, तो प्रतिक्रिया के बराबर, तो जिसने एफ लगाया था उस पर भी, व्यक्ति पे भी कितना लगेगा, एफ ही लगेगा। ठीक, दिशा इसकी इधर को है तो उसकी दिशा इधर को है, तो दिशा अलग अलग हो गई। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर, बराबर लगेगी ना, ये बराबर है दोनों, और विपरीत दिशा में भी हैं। ठीक, तो प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब इसका एग्जाम्पल आप कैसे देखोगे, जैसे आप किसी थप्पड़ मारते हैं तो गाल पे उसकी चोट लगती है, तो आपके हाथ पे तो चोट लगती है, आपके हाथ पे तो महसूस होता है। यदि आप घूंसा दीवार पर मारें, दीवार पर, तो दीवार पे चोट लगेगी तो आपकी भी चोट लगेगी, है क्या नहीं है। अब गेंद से जब बल्ला मारा जाता है तो वो यही नियम लागू होता है दोस्तों। ठीक है, इसकी देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, देखो बंदूक से गोली चलती है तो पीछे झटका लगता है, हमें लगता है। ठीक, नाव के किनारे पर जमीन पर उतरते हैं तो पीछे क्यों नाव हट जाती है, हट जाती है। अब नाव को खींचने के लिए जैसे नाव पे पीछे धक्का लगाते हैं तो जमीन नाव पे आगे धक्का लगा देती है। ठीक, कुएं में पानी खींचने वाली जो रस्सी होती है वो टूट जाए तो हम पीछे क्यों गिर जाते हैं। ऊंचाई से कूदने पर चोट लग जाती है, रॉकेट का उड़ना, तो इन सब में क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है दोस्तों। तो जब भी क्रिया और प्रतिक्रिया की बात चलेगी तो हमें क्या होगा, तीसरा नियम वहाँ लगा देना है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम पूछेगा ना कि रॉकेट का उड़ने का सिद्धांत क्या है, तीसरा नियम लगा देना। ठीक है, देखिए जैसे ही हमारे पास बंदूक है ना, क्या है, बंदूक है ये हमारे पास,
ये देखिए बंदूक है ये। ठीक है दोस्तों, ये बंदूक है हमारे पास। यहाँ पर ये क्या है, गोली है ना, गोली, ऐसे गोली इसके बंदूक के अंदर है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ दबाते हैं खटक सी, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ से बंदूक पर कुछ प्रेशर, गोली पे प्रेशर लगता है, तो गोली जाती है आगे की तरफ को। तो गोली क्या करती है, बंदूक पे पीछे की ओर लगाती है प्रेशर, है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है ना। तो हमें क्या होता है, हम यहाँ से पकड़ते हैं बंदूक को, तो हमारे पीछे को झटका लगता है, क्योंकि बंदूक जा रही, गोली जा रही है इधर को, तो बंदूक पीछे जाएगी, सिंपल सी बात है। तो पीछे की ओर झटका लगता है एक। ठीक है ना। देखो, जब हम यहाँ से नाव से इस पर कूदते हैं तो हमारे पैर क्या करते हैं, इस पे नाव पे इधर को क्या करते हैं, बल लगाते हैं इधर की साइड में ना, पीछे की तरफ बल लगाते हैं। जब कूदेंगे आगे को हम, तो पीछे बल लगेगा। तो जब बल लगेगा तो नाव के पास किसी तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ नहीं है। ज़मीन होती तो नाव पीछे नहीं बढ़ती। ठीक है, तो प्रतिक्रिया वो दे नहीं पाती, इसलिए नाव पीछे हट जाती है। हम तो कूद जाते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया ना मिलने के कारण नाव पीछे की ओर हट जाती है थोड़ी सी। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या होता है। तीसरा क्या था, नाव खींचने के लिए बांस को ज़मीन से दबाते हैं। अब देखो, कोई व्यक्ति जैसे ये है, तो नाव को चलाता है ये, तो क्या करेगा, ज़मीन पे बल लगाएगा ऐसे। ये बल लगाएगा तो ज़मीन भी इस पर बल पर को लगाएगी। जब बल लगाएगी तो नाव आगे की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से नाव चल जाती है। ओके, इसी प्रकार से जब हम, कोई व्यक्ति है वो कुएं से क्या खींच रहा है, बाल्टी खींच रहा है। ठीक है, ये बाल्टी लटकी हुई खींच रहा है। जब पानी भरा होगा तो खींचेगा। तो समान सिंपल सी बात है, ये बल लगाएगा तो ये बाल्टी भी इधर को बल लगाएगी ना, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही होगी। लेकिन अचानक से जब ये रस्सी यहाँ से टूट जाएगी तो क्रिया प्रतिक्रिया खत्म हो जाएगी। तो ये व्यक्ति जो था ना, ये अचानक से पीछे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया खत्म हो रही है वहाँ पर। अगर वो रस्सी नहीं टूटती तो जितने बल ये लगा रहा था उतना बल पानी लगा रहा था, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही थी बराबर बिल्कुल। लेकिन रस्सी टूटने के कारण क्या हुआ, व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया थी ना, व्यक्ति पे लगने वाली प्रतिक्रिया समाप्त हो गई, बाल्टी गई यहाँ, व्यक्ति गया यहाँ। ठीक है, ओके, चलो। ऐसी अगला है, ऊंचाई से कूदने पर चोट का लगना। अब सिंपल सी बात है, जो ऊंचाई से कूदोगे तो प्रतिक्रिया ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा प्रतिक्रिया होगी तो ज़्यादा चोट लगेगी। आप कम ऊंचाई से कूदोगे तो प्रतिक्रिया कम होगी, तो कम चोट लगेगी। ठीक है, रॉकेट का आगे बढ़ना। ठीक है, रॉकेट का आगे बढ़ना भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, देखिए मान लीजिए रॉकेट है ये। ठीक है, ये रॉकेट है। अब रॉकेट में क्या होता है, यहाँ पर पीछे की तरफ बहुत सारी गैसें भरी होती हैं, इसमें ईंधन भरा होता है। जब ईंधन को जलाया जाता है तो ईंधन से पीछे की तरफ गैसें निकलती हैं, बहुत सारी निकलती हैं ना, इस तरह से गैसें निकलती हैं। तो ये गैसें क्या करती हैं, पीछे की तरफ को यहाँ को बल लगाती हैं। ठीक, तो क्या होता है, वायु भी इसके ऊपर क्या लगाती है, फिर प्रतिक्रिया बल लगाएगी इधर की तरफ को। जितनी तेज यहाँ से बल लगेगा उतनी तेज इधर को बल लगेगा। बताया था ना, जितनी ज़्यादा प्रतिक्रिया होगी उतनी ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा क्रिया होगी उतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा एरोप्लेन है, चील गाड़ी वगैरह जो होती हैं, हवाई जहाज जो होते हैं, वो आगे की तरफ को इस तरह से उड़ जाते हैं। ठीक, ओके। तो रॉकेट हमारा इस तरह से हवा में गति कर जाता है। दिवाली पे आपने देखा होगा, जो रॉकेट छोड़ते हैं ना, वो भी ऐसे ही उड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में गैसें निकलती हैं, और वो गैसें जब इधर को बल लगाती हैं तो गैसों पर हवा जो है इधर को बल लगा देती है, तो प्रतिक्रिया के स्वरूप वो हवा में उड़ जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, और हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।